नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एमएससी टेक्नो पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में भाग 2। पहले हम पंचवर्षीय योजनाएं भाग 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे तीसरे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाओं में से अगर जिसमें भी है कोई भी पेपर होता है, उसमें से एक आध क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर ही आता है पंचवर्षीय योजनाओं से। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला कह रहा है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय रहा वो अप्रैल 1961 से मार्च 1966 तक का रहा, और जो इसका मॉडल आधारित था ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था, और साथ ही इस मॉडल को हम आगत निर्गत मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और ये इसे हम कहते हैं ये पहली भारतीय मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। तो ये 3 बातें ध्यान रखनी है कि ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, आगत निर्गत मॉडल के नाम से भी जाना जाता था, और पहली ऐसी योजना थी जो भारतीय मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। मतलब क्या करना था? आत्मनिर्भर बनना था और अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था। इस योजना के दौरान 1966 में दूसरी बार रुपयों का अवमूल्यन किया गया। पहली बार एक बार रुपयों का अवमूल्यन अगर देखा जाए तो कब हुआ था? 20 सितंबर 1949 को पहली बार रुपयों का अवमूल्यन किया गया, और दूसरी बार जो रुपयों का अवमूल्यन हुआ वो 1966 में हुआ था। ठीक है। अभी तक जो भारतीय इतिहास में रुपयों का अवमूल्यन की बात कर ले जाए तो वो लगभग 3 बार हो चुका है। पहली बार हुआ था 20 सितंबर 1949 को, दूसरी बार 1966 को हुआ जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था, और एक होता है हमारा 1991 में। तो ये 3 बार हमारे रुपयों का अवमूल्यन किया गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं अवमूल्यन होता क्या है। तो अवमूल्यन की बात करें तो अवमूल्यन देखिए क्या हो जाता है। लिखा है अवमूल्यन का अर्थ होता है उस सरकार द्वारा वहाँ की मुद्रा की कीमत को घटाना जिससे कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई सरकार अपने यहाँ की मुद्रा अन्य मुद्रा के मुकाबले क्या करती है? गिरा देती है, उसकी वैल्यू को कम कर देती है। कहने का मतलब जैसे डॉलर है, डॉलर आपका हमारा मान लीजिए डॉलर के मुकाबले रुपया 60 है ना, $1 में 60 रुपये के बराबर है। अगर हम उसको गिरा के कितना कर दे कि $1 किसके बराबर हो जाए? 80 रुपये के। तो यहाँ पे हम लोगों ने रुपयों का अवमूल्यन किया, और इससे देखो हमारी अर्थव्यवस्था में रुपयों का अवमूल्यन हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में हमें लाभ ज़्यादा हो सकता है। कैसे? जैसे देखिए रुपया कम हो गया तो अभी जो विदेश से लोग हमारे यहाँ से आयात करते हैं तो उनको हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा, अभी वो $1 में 60 रुपये तक का सामान ले पा रहे थे, अभी क्या करेंगे? उसी $1 में वो 80 रुपये तक का सामान खरीद पाएंगे भारत सरकार से, तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए किया गया ऐसा कि हमारे यहाँ से लोग प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदें, हमारे यहाँ से लोग व्यापार ज़्यादा करें, जिससे हमारे अर्थव्यवस्था में सुधार। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में ज़्यादा लाभ हो, इसके लिए और रुपयों का अवमूल्यन किया जाता है किसी सरकार के द्वारा। ठीक है। तो ये होता है रुपये का अवमूल्यन। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कह रहा है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1961 में झारखंड में रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। तो आपको पता है कि हम लोगों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखा था कि जो स्टील प्लांट की बात की गई थी, स्टील प्लांट सबसे पहले आपका राउरकेला में लगा था, जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में, और दूसरा हमारा लगा था एक भिलाई छत्तीसगढ़ में, फिर दुर्गापुर में लगा हुआ था हमारा जो पश्चिम बंगाल में है ना। ब्रिटेन की सहायता से जो भिलाई में लगा था वो हमारा रूस की सहायता से लगा हुआ था। बात करें तो जो ये आपका है बोकारो स्टील प्लांट, ये झारखंड में लगाया गया, ये भी किसकी सहायता से? रूस की सहायता से ही लगाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है इस योजना के दौरान 1964 में यूटीआई और आईडीबीआई की स्थापना की गई। यूटीआई और आईडीबीआई मतलब होता है इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी भी स्थापना इसी आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इसी योजना के दौरान 1965 में एफसीआई की भी स्थापना की गई। एफसीआई क्या होता है? एफसीआई आपका जो है इसको बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना।
तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना 1965 में की गई और इसी के अंतर्गत किसका गठन किया गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग का, जो क्या करती है, मूल्य को निर्धारित करती है, एसीपी बोलते हैं, एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमेटी का गठन किया गया। इसी योजना के दौरान ट्रिकल डाउन थ्योरी भी अपनाया गया। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं टपकन सिद्धांत। कहने का मतलब कि इस योजना के दौरान हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े या बड़े बड़े जो धनी लोग होते हैं, उनके ऊपर से टैक्स को हम कम कर देते हैं, जिससे कि टैक्स कम हो जाता है तो उनका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बनाएंगे कंपनियां हैं, तो वो क्या बनाएंगे, सस्ते प्रोडक्ट, और सस्ते प्रोडक्ट वो मार्केट में आएंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा, जिससे हम इसको जो विदेशी लोग हैं और बाकी जो लोग हैं खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें इसमें अर्थव्यवस्था में लाभ होगा। तो इसलिए भी ये सिद्धांत भी लाया गया, टपकन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थियरी। आगे बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसमें जो अनुमानित आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया वो रखा गया था 5.6% रखा गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो योजना के अंत तक इसमें जो प्राप्ति हुई थी वो हमें कितना प्राप्त हो पाया था, केवल वो हमें 2.8% ही प्राप्त हो पाया। यानी ये देखा जाए तो ये लगभग हमने बस 50% ही इतना सारा चीज़ हमने इसमें किया। हमने ट्रिकल डाउन थियरी भी लगा दिया, इसमें रुपयों का अवमूल्यन भी किया था, इसके बावजूद भी हम अपने लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पाए। तो ये एक बहुत बड़ी असफल योजना रही भारतीय नज़रिए से देखा जाए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसके असफल होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण भी थे, कुछ ऐसी घटनाएं जो घटी जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो सका, बहुत ज़्यादा असफल हो गया। जैसे पहला 1962 का भारत चीन युद्ध जो हो गया, इसके वजह से हमारा एक असफल होने का रीजन था। दूसरा 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है 1965 में। तो ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं थी वो हमारे लक्ष्य के पास तक नहीं पहुँच सकी और बहुत बड़ी असफल योजना साबित हुई। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने योजना अवकाश को क्या कर दिया, योजनाओं को बंद कर दिया। और इसके बाद हमने योजना अवकाश का समय हुआ 1966 से 1969 का जो समय रहा, इसको हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत एक एक वर्षीय योजनाओं को चलाया गया। क्योंकि पंचवर्षीय योजना इतना फ्लॉप हो चुका था तो हमने एक एक वर्षीय योजनाएं चलाई और 3 योजनाएं चलाई। इसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो चलाई गई जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है उनको हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। जैसे पहला योजना 1966-67 में चलाया गया, हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति हमारे यहाँ जो देखा जाए तो MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था और विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भारत में MS स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति की जो जड़ थी वो कहाँ से शुरू हुई, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश आता है उसमें इसकी शुरुआत होती है। तो योजना अवकाश के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 और 67 में और ये बहुत अच्छी क्रांति थी हमारे लिए, ये बहुत सफल भी रही। तो एक योजना चलाई गई थी 1966-67 में हरित क्रांति की, याद रखिएगा, योजना अवकाश के दौरान ये योजना चली थी। फिर आगे और अच्छे से एक योजना और इसमें चलाई गई थी 1969 में, लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना में क्या किया गया था, जो लीड बैंक योजनाएं थी इसमें वे बैंक शामिल की गई जो इस जिले की जो लीड बैंक थी, उनको ये कहा गया कि आप अपने जिले का क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो ये योजना भी अवकाश के दौरान ही चलाई गई। योजना अवकाश के समय ये दोनों योजनाएं खास तौर पे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्यकाल रहा वो अप्रैल 1969 से मार्च 1974 के बीच रहा। और ये योजना जो थी हमारी चलाई गई योजना अवकाश के बाद। और इस योजना का जो मॉडल आधारित था वो अशोक रुद्र एवं एस भाव के खुला प्रतिमान मॉडल पर आधारित योजना थी, याद रखिएगा। इसके बाद इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो रखा गया, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। मतलब आपका उद्देश्य विकास तो करना है, आत्मनिर्भर तो होना है, लेकिन स्थिरता के साथ, मतलब एक स्थिरता बनी रहे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो। तो उसके साथ स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति का लक्ष्य इसमें रखा गया। और देखा गया कि इस योजना के दौरान लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की गई, लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की गई। और इसी के साथ ही यहाँ पे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भी चलाया गया 1973-74 का, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने यहाँ आत्मनिर्भर हो सकें।
अनाजों में, बाकी चीज़ों में, तो इसलिए ये चलाया गया। ठीक है, आगे बात कर लें, इसमें परिवार नियोजन पे भी जोर दिया गया। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था, चूँकि ये 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हो चुका था, लेकिन इस पे और ज़्यादा जोर देने की बात कही गई चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, इसी योजना के दौरान 19 जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। 14 वाणिज्यिक बैंक जो थे, वाणिज्यिक बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया। श्वेत क्रांति भी आई इसी योजना के दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान श्वेत क्रांति भी आई। अब इस श्वेत क्रांति का जो जनक है भारत में, वर्गीज कुरियन को माना जाता है, और इसका बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। हमने दूध में विश्व लेवल पे पहले नंबर पे आ गए, बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन करने लगा भारत श्वेत क्रांति में। तो ये योजना काफ़ी सफल रही, जो चौथी योजना थी, इसमें श्वेत क्रांति अच्छा खासा आगे विकास किया। बात करें इसी योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में भूमिगत नाप की परीक्षण भी किया गया, जिसमें पहली बार भारत ने क्या किया, परमाणु बम का परीक्षण किया था, और उसका जो कोड था स्माइलिंग बुद्धा कोड था, 1974 में किया गया। ठीक है, इस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे। तो इस योजना का अनुमानित आर्थिक विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया, वो लक्ष्य रखा गया था 5.7 का, और लेकिन योजना के अंत तक अगर देखा जाए तो 3.4% ही हम लोग लक्ष्य प्राप्त कर पाए थे। मतलब योजनाएं ठीक ठाक चली, लेकिन जो लक्ष्य था उसको हम लोगों ने कंप्लीट नहीं कर पाए। योजना का लक्ष्य हम लोगों ने रखा था 5.7% का, लेकिन योजना जो प्राप्त कर पाई वो केवल 3.4% ही हम लोगों ने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजनाएं देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब जितने भी योजनाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। और अगर इस समय अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम काम ठीक कर रहे हैं। अगर कोई सुझाव भी होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वो मार्च 1974 से अप्रैल 1978 तक रहा। अगर देखा जाए तो ये योजनाएं केवल 4 साल ही चली, है ना। तो जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी ये कितने साल की थी, 4 सालों पे थी। और मॉडल जो इसका था वो डीपी धर मॉडल पे आधारित था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर की प्राप्ति करना था। मतलब गरीबी को भी दूर करना था और साथ में आत्मनिर्भर भी बनना था। तो ये योजनाएं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका उद्देश्य रखा गया कि हमें गरीबी को क्या करना है, हटाना है और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये 2 चीज़ें इसका मुख्य उद्देश्य था और इस पे काम हुआ। इसके लिए योजनाएं तैयार की गई। तो इसके अंतर्गत एक योजना बनाया गया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो 1974 में चलाया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का 1974 में ये चलाया गया। ठीक है, इसके अलावा एक योजना इसमें तीसरी और चली, काम के बदले अनाज योजना, 1977-78 के दौरान। तो दोनों चीज़ें याद रखना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में चलाया गया, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 के दौरान ये भी यहाँ पे चलाया गया। आगे बात कर लें तो इसी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में एक कार्यक्रम चलाया गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया इस योजना के दौरान 1975 में। और इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। याद रखिएगा, ये अभी ग्रुप डी में पूछा गया, हाल ही में था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये आपका दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का जो अनुमानित आर्थिक विकास दर का लक्ष्य देखा जाए तो वो था 4.4% रखा गया था। और योजना के अंत में तक देखा जाए तो हमने 4.9% इसकी प्राप्ति कर ली थी। तो मतलब ये योजना सफल योजना रही थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इस जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है इसके कुछ बिंदु को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं कि पाँचवीं पंचवर्षीय में जो योजनाएं थी वो क्या क्या थी। जिससे आप याद रख सकते हो कि कम से कम 5
काम करेंगे तो कम से कम 5 नहीं, कम से कम 20 काम, कम से कम 20 काम अगर हम करेंगे कितने दिनों में, 5 दिनों में, 5 दिनों में, तो गरीबी क्या कर सकते हैं, गरीबी दूर होगी, है ना। तो कम से कम 20 काम करने होंगे और 5 दिनों में तो हम गरीबी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो कम से कम मतलब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हो जाएगा, 20 मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम हो जाएगा, काम मतलब काम के बदले अनाज कार्यक्रम हो जाएगा, 5 दिनों मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, और गरीबी मतलब गरीबी उन्मूलन और गरीबी हटाओ का नारा भी इसमें दिया गया था। तो ये ट्रिक है छोटा सा, आप याद रख सकते हो, आसान सा भी है कि कम से कम 20 काम करेंगे तो 5 दिनों में गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये पंचवर्षीय योजना थी, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके मुख्य कार्य हो गए, इसमें मुख्य योजनाएं जी भी हमने बता दी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, आज के लिए कल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।